हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेली ग्रुप डी से संबंधित साइंस को करते हैं, तो आज उसी के क्रम में हम लोगों का ये सेट नंबर 20 है। तो इस सेट नंबर 20 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहें कि जो अभी तक जो है टोटल 19 सेट हो चुका है, और ये 1920 सेट जो है सारा का जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? यानी कि चावल के भूसी के तेल जो होता है उसके स्थिरीकरण करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो ये आपको होता है एमाइलेज का प्रयोग। ठीक ना, किसका होता है प्रयोग? तो ये सॉरी लाइपेज का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो सबसे पहले हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत को समझते हैं क्या होता है। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होता है ये हमें सीमित होता है, मतलब कि जितना उतना ही रहेगा। जैसे देखिए, अब कोयला हो गया, कोयला जो है खदान में भंडार, तो ये उतना सीमित ही है, ये बढ़ नहीं सकता। बढ़ेगा तो बहुत दिन बढ़ेगा, और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि गैर पारंपरिक स्रोत जो है ये अक्षय है, और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल, यानी कि पर्यावरण को ये नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ये हमसे पूछा है कि क्या जो है कि गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए, पेट्रोल, पेट्रोल तो सीमित भंडार है, कोयला का भी सीमित भंडार है, लकड़ी का भी सीमित भंडार है, और ये सब पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है। लेकिन पवन जो है इसका जो है अक्षय से, मतलब ये इसको बहुत है, इसको कभी खत्म नहीं हो सकता है, और ये पर्यावरण को भी अनुकूल है। तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से किस विद्युत आवेश का क्या करा है? निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश का एसआई इकाई है जो लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है? यानी कि विद्युत आवेश जो होता है इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है? ठीक है, देखिए हृदय जो होता है, देखिए सबसे पहले समझते हैं पक्षी वर्ग। जो जितना भी पक्षी वर्ग है, जितना भी जो है आपको पक्षी वर्ग है, सभी में हृदय में जो है आपको 4 कोष्ठ होता है। ठीक, और जितना भी उभयचर है, क्या है ये? उभयचर है। जितना भी उभयचर है तो उसके कोश, मतलब उसके हृदय में जो होता है आपको 3 चैम्बर होता है। और मत्स्य वर्ग जितना है, मत्स्य वर्ग यानी मछली वाला जितना भी वर्ग है, उस सभी के हृदय में जो है आपको 2 चैम्बर होता है। और सरीसृप जितना भी है, ये सांप उप जो आ गया, सरीसृप जितना भी है तो उसके हृदय में जो है आपको 3 कोष्ठ है। यहाँ से पूछा है कि किसके हृदय में 4 कोष्ठ होता है? तो 4 कोष्ठ होता है या तो पक्षी को होगा, या देखिए स्तनधारी जो है, जितना भी स्तनधारी, उसके कोष्ठक में जो है 4 हृदय होता है। ठीक ना, मतलब उसके हृदय में जो है 4 कोष्ठक होता है। यहाँ मेढक है, तो मेढक देखिए क्या, ये उभयचर है, यानी कि उभयचर के 3 कोष्ठक होगा, यानी कि मेढक को 3 कोष्ठक है। देखिए मछली यानी मत्स्य वर्ग का है, तो मत्स्य वर्ग में कितना है? तो 2 कोष्ठ है, तो इसमें भी 2 कोष्ठ हो जाएगा। देखिए डीनो समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा जो एक प्रकार का मछली है, तो ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा, इसमें भी आपको 2 होगा। लेकिन मोर देखिए ये आपको पक्षी वर्ग आता है, तो यानी कि पक्षी वर्ग जो है इसमें 4 होता है, हमसे 4 ही पूछा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? यानी कि 30 परमाणु क्रमांक किसका है? तो 30 जो होता है जिंक का होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है, ठीक ना, वो जो है सीधे आपको गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस को पदार्थ कोई भी है वो किस में बदलेगा? सीधा वो गैस में बदलेगा, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। देखिए कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है उसके बारे में जान लेते। ठीक, देखिए कपूर हो गया, क्या क्या होता है नीचे लिख देते हैं। कपूर, नेफ्थलीन, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
क्लोराइड, ये सब क्या है आपको, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। क्या एक और है आपको बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक। ये सारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इस सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हमसे पूछा ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी क्या हुआ कि कोई भी ठोस है वो सीधे आपको गैस में बदलेगा, ठीक ना, यानी कि द्रव में बदले बिना वो सीधे गैस में बदल जाता है, तो वही आपको ऊर्ध्वपातित कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, यही तो ऊर्ध्वपातन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा जो है सूर्य के समकालीन नहीं है या नहीं पूछा है, ठीक। तो देखिए ESR जो होता है, सॉरी ERS जो 1 जो है, ये जो है आपको इसका कक्षा जो है सूर्य के समकालीन ही है, तो ये सही हो जाएगा। निवस 7 है, ये भी सूर्य के समकालीन है, लेकिन देखिए आपको ये मेटियोसेट 11 जो है ये सूर्य के समकालीन नहीं है, तो ये गलत है। डी नंबर भी है आपको इकोनॉक्स, ये भी सूर्य के समकालीन ही होता है, तो ये सही है। यानी कि हमसे पूछा है नहीं है कौन समकालीन, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करता है, ठीक ना। यानी कि देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जो कि अपने उसके जड़ में जो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और इसके परस्पर जो आपको सहजीवी जो होता है उसके संबंध कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो वो जितना भी दलहनी और तिलहनी पौधा है तो उसमें सारा में जो आपको ये गुण पाया जाता है, ठीक ना। और यहाँ हमसे पूछा है किस में नहीं होगा, जो दलहनी तिलहनी नहीं होगा उसमें नहीं होगा। देख रहे थे ऑप्शन नंबर ए मसूर दिया, तो मसूर क्या है, तो एक प्रकार का दाल है, यानी कि दलहनी है, तो ये होबे करेगा, इसमें तो होगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। बी नंबर काबुली चना, तो चना भी एक प्रकार का दाल ही ना है, तो ये भी होगा, यानी कि बी नंबर भी होगा। सी नंबर मूंगफली का है, तो मूंगफली तो एक प्रकार तिलहनी ही है, तो इसमें भी होगा राइजोबियम, लेकिन देखिए गुल्लर जो है इसमें नहीं होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुल्लर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व है, ठीक। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है वो देखिए क्या है, तो ये जो होता है आपको इस साइड ये दोनों वर्ग, तो ये आपको एस ब्लॉक है, उस साइड लास्ट वाला जो है जिसमें अधातु पाया जाता है वो पी ब्लॉक है। उसके बाद देखिए बीच वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो आपको डी ब्लॉक है, और नीचे वाला है आपको एफ ब्लॉक। तो यहाँ से पूछा है कि किस आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है, ठीक ना, यानी कि डी ब्लॉक का तत्व इतना दूर में होगा, ठीक ना। यानी कि आप एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए ये जो जिगजैग लाइन है पीला वाला, उसके जो है आपको दाहिनी ओर जितना भी है उस पार जो है वो सारा अधातु है, और इस साइड जितना भी है तो सारा ये क्या है, तो ये आपको धातु ही है, ठीक ना। ये सारा धातु है और उस साइड क्या है, तो अधातु है, तो यानी इस साइड ये क्या हुआ, तो डी ब्लॉक में जितना होगा सारा धातु ही होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए आपको क्या कहा है, सोडियम दिया है, उसका देखिए Fe, कैल्शियम मैग्नीशियम, देखिए सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सारा जो है एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन लोहा जो है एक प्रकार का धातु है, तो ये क्या है, तो ये एफ ब्लॉक का तत्व है। देखिए लोहा देखिए यहाँ है, यानी कि सॉरी ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो हमसे पूछा है कि कौन ब्लॉक डी ब्लॉक का तत्व कौन है, तो ये लोहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा एफ ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानक जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि कौन सा ऐसा मानक है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग जो है इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। ये देखिए कौन होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको FTP, यानी कि किसका फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका यही काम होगा कि फाइल को ट्रांसफ़र करना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे शुद्ध मतलब समृद्ध स्रोत कौन सा है, यानी कि विटामिन सी देखिए कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए विटामिन सी जितना भी आपको खट्टा जो है आपको फल है सारे में आपको विटामिन सी पाया जाता है। जैसे हो गया नींबू, हो गया संतरा, हो गया मौसमी, हो गया, ये सारा क्या है, तो ये विटामिन सी का अच्छा जो है ये आपको स्रोत है, ठीक ना। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत, इस सब फल को एक और नाम है साइट्रस फल, यानी कि खट्टा फल जितना रहता है उसको साइट्रस फल कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर दिया है साइट्रस फल, तो इसी में जो है आपको विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तब देखिए विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है आपको एस्कर्बिक एसिड। क्या है, यह है एस्कर्बिक एसिड, ठीक। ये क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो कि हल्के गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस का लक्षण क्या है। देखिए जॉइंटिस हो जाता है, जॉइंटिस या पीलिया किसी को हो गया उसको हेपेटाइटिस होने का जो आपको इसको चांस है, ठीक है ना। जॉइंटिस हो गया, उसके बाद देखिए जब इसको हो जाएगा तो बहुत अधिक इसको थकान महसूस होगा, यानी थकान महसूस होगा। उसके बाद देखिए अचानक से जो है ना इसका वजन भी कम हो जाएगा, अचानक से जो है इसका वजन कम होगा। उसके बाद क्या होगा, इसका यूरिन जो होता है यानी कि पेशाब जो होता है उसका रंग में भी जो है ना बदलाव होगा, तो समझेंगे क्या हो गया, तो उसको हेपेटाइटिस हो गया है। अब देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये क्या प्रकार का होता है, तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन होता है, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, और एक और होगा ई, तब तो 5 पूरेगा। यानी हेपेटाइटिस ई तक होता है, ठीक है ना। और ये जो हेपेटाइटिस बीमारी होता है तो ये किसको प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमसे पूछा ही था, तो ये किसको प्रभावित करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश व्हील्स के चारों ओर लपेटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जो जिस पर जो है अनुक्रमिक की अभिगम की सुविधा मौजूद होती है और इसमें प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए पुराना ज़माना आप लोग देखे होंगे केसेट इस प्रकार का, देखिए काला सेट बगल में दिया हुआ है, तो ये जो केसेट देखे होंगे तो ये केसेट जो है पुराना ज़माना में इसका यूज होता था, ठीक है। बहुत सारा जो है इसमें गाना भरा रहता था, तो आप गाना आप लोग देखे होंगे बचपन में। और इसका जो होता था बीच में जो रील रहता था, इसको रील को खींच करके जो है ना आपको बहुत बड़ा तार है जो है ना रस्सी जैसे बना करके बांध करके बचपन में इससे बहुत बच्चा खेलता भी था, ठीक है ना। तो ये भी यही था, ठीक है ना। तो इसी में जो होता है ना आपको क्या लपेटा रहता है, तो इसमें जो है आपको ये क्या है एक प्रकार की मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है ना। तो ये क्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। देखिए कुछ जीव है यानी कुछ जीव का संघ है जिसमें कि उसका उत्सर्जी अंग है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए ज्वाला कोशिका जो है ये किसका उत्सर्जी अंग है, तो ये आपको प्लेटी हेलमेंथिस का है। उसके बाद है आपको रेनल कोशिका जो है यानी कि रेनेट कोशिका, ये है आपको स्क्ले हेमेंथ यानी कि क्या है ये, तो एस्केलेमेंथिस का है, ठीक। और देखिए नेफ्रेडिया जो है ये आपको एनिलिडा का है। उसके बाद देखिए कैवर अंग ये किसका उत्सर्जन अंग है, तो ये मोलास्का का है। उसके बाद देखिए मेलपिगियन नलिका ये किसका है, तो ये कीट का है यानी ऑर्थोपोडा संघ का है। उसके बाद देखिए आपको कोलेक्स ग्रंथिया ये आपको किसका है, तो ये आपको क्रस्टेशियन यानी प्रॉन का है। और देखिए आगे है आपको क्लोरेगोमन कोशिका जो कि केंचुआ का है, ठीक ना। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, तो मेलपिगियन नलिका। देखिए मेलपिगियन नलिका यानी कीट वर्ग यानी कि ऑर्थोपोडा का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा। देखिए अनुवांशिकी का जो जनक होता है इसे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने ही जो है पहली बार जो है मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था, तो इसी कारण से इन्हें जो है आपको अनुवांशिकी का जनक कहा गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कुंज यानी की का उपयोग MS वर्ड में प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम को बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको इंटर बटन को दबाया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका तंग न्यूनतम। देखिए ऑप्शन देखिए दृश्य किरण है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, उसके बाद गामा। देखिए ये सारा क्या है, तो ये सारा जो है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखिए जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है सारा को याद कर लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए गा ए प द्री आसु रेधि, इन गास हो गया गामा किरण, एस हो गया एक्सरे, पॉस हो गया आपको पराबैंगनी, दीस हो गया दृश्य, अस हो गया अवरक्त और सूस हो गया सूक्ष्म, और रेस हो गया रेडियो और दीस हो गया दीर्घ। यानी क्या हो गया, ये सारा आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब देखिए तरंगधैर्घ्य का इसका ट्रिक है, इनकी जो इस साइड जब हम जाएंगे इस साइड दाईं ओर यानी कि
बाईं से दाईं ओर देखिए, इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ेगी और बाद बाकी क्या होगा, आवृत्ति और ऊर्जा घटे जाएगी। हमसे क्या पूछा है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, यानी कि उस साइड जितना भी होगा सारा का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो न्यूनतम देखिए इसमें गामा का है, उससे थोड़ा अधिक एक्सरे का है। तो हमसे न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम गामा का होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना होता था। यानी कि कृषि वैज्ञानिक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो ये सदाबहार क्रांति को गढ़ा था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्रांति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है उसको भी देख लेते हैं। हरित क्रांति है, ये आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति है पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए यानी कि ब्रेड यानी खाद्य के पदार्थ के रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग, देखिए इसमें जो है आपको प्रयोग किया जाता है आपको बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का प्रयोग। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका देखिए फार्मूला होता है आपको NaHCO3, NaHCO3 होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, यानी कि एक्सेल वर्कशीट जो होता है उसमें संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपको दायां। मतलब ये जो है आपको एक्सेल वर्कशीट में जो होता है आपको संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ये दायां ओर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है, कि कौन सा कीबोर्ड जो है आपको शॉर्टकट जो है जिसका प्रयोग जो है विंडोज 10 जो पीसी होता है इसको लॉक करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको कौन सा शॉर्टकट है, तो इसमें है आपको विंडोज लॉक कुंजी अब +L है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर क्या बनता है। देखिए नर का जो होता है आपको कुछ नर में क्या होता है तो शुक्राणु पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है तो अंडाशय पाया जाता है। जब दोनों मिलकर निषेचन होता है तो निषेचन के फिलोपियन ट्यूब में जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो बनता है गर्भाशय में उसे हमको युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। यह हमसे पूछा है तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युग्मनज यानी जायगोट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, यानी कि जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण कौन है, तो ये आपको जिनकगो बिलोबा है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करता है और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। तो ये किस अभिक्रिया है, तो ये आपको वियोजन अभिक्रिया के दौरान होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। ठीक, देखिए HYVP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम जो है ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ क्रांति है इसका क्षेत्र है हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन और धूसर क्रांति। आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और पिछला वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।